हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी तबीयत बहुत अच्छी होगी और आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटेनिंग अ गुड रिलेशन विद योर टीचर्स। ठीक है, चाहे वो आपके कोर्स सब्जेक्ट के टीचर हो, चाहे वो आपके एडिशनल सब्जेक्ट के टीचर हो, टीएससी, सेक वैक वगैरह वगैरह। तो आपको सबके साथ जो है अच्छा रिलेशन बना के रखना है। नॉट इवन कि मैं ये कह रही हूँ कि आपको चमचागिरी करना है, हाँ मैम हाँ ये वो, नहीं भाई वो चीज़ें नहीं कह रही हूँ मैं। बट मैं इतना कह रही हूँ कि आप मेक श्योर करो कि आपको जो है वो टीचर जाने पहचाने कि आपका मतलब ये जो है इस क्लास की बच्ची है एंड ये इस क्लास में पढ़ती है। आपका नाम एंड आपकी शक्ल जो है उन टीचर को याद रहनी चाहिए। बस इतना ही आप अगर कर पाओगे ना, वो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर ये चीज आप नहीं करते हो तो इसका कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करना पड़ेगा, जो कि होगा कम नंबर इन इंटरनल। अभी मैं आपके एक इंसिडेंट के बारे में बताऊंगी जो कि मैंने एक्सपीरियंस करा था अपने सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि मैंने ये पॉइंट अप्लाई नहीं करा था। मैंने जो है स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड सेमेस्टर में क्लासेज उतनी अटेंड नहीं करी थी। स्पेशली 1 मंथ तो मैं पूरा नहीं गई थी क्योंकि मैं घर आ गई थी कुछ रीजंस की वजह से। तो मैंने 5 का मंथ जो था पूरा ही मतलब नहीं अटेंड करा था क्लास वगैरह, कोई भी क्लास। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि टीचर जो थी जब स्टार्टिंग में अटेंडेंस वगैरह लेती है ना, तो स्टार्टिंग में ज्यादा इंटरेक्ट करती है आप लोगों के साथ, आपका नाम वगैरह जानती है क्या है नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसा फन वे से स्टार्ट होता है सारी चीज, सो दैट कि एक अच्छा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बन जाए कि वो अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। कोई ज्यादा मतलब ऐसा ना हो कि हिचकिचाए ना कि कुछ पूछना है नहीं पूछना। इसलिए टीचर जो है सबके साथ अच्छे से बात करती है कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे मैं वहाँ पे नहीं थी, मेरे बाकी दोस्त वगैरह थे, बट मैं उस टाइम पे नहीं थी। तो इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि जैसे ही मैं 5 के बाद जब मैंने मार्च अप्रैल में जो क्लासेस मैंने अटेंड करी थी उन्हीं पर्टिकुलर टीचर की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं उनके उतना नजर में नहीं है और मुझे उस टाइम पे उतना फर्क भी नहीं पड़ रहा था। मैंने सोचा यार क्या है, अटेंडेंस तो लगी रही है, ठीक है, नहीं उतना मतलब मैंने कॉन्टैक्ट बनाया, मैम के साथ उतनी बात नहीं करी तो क्या ही हो जाएगा। बट उसके बाद जैसे मेरे इंटरनल्स के नंबर आते हैं तो मेरा जो दिमाग घूम जाता है, क्योंकि मुझे इंटरनल्स के नंबर में सी की अगर मैं बात करूँ कंटिन्यूस असेसमेंट, तो वहाँ पे मुझे 35 में से 30 मार्क्स दिए गए थे। वही मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनको जो है आउट ऑफ 35 33 दिए गए थे, जबकि हम तीनों ने सेम असाइनमेंट सबमिट करा था। ठीक है, नॉट एज अ कॉपी बट सेम मतलब सेम पेजेस ऑफ असाइनमेंट थे, कंटेंट थोड़ा डिफरेंट था बट सेम पेजेस ऑफ असाइनमेंट सबमिट करा था हमने। सेम प्रेजेंटेशन, एक ही प्रेजेंटेशन हम तीनों ने मिलकर दी थी। ठीक है, सब कुछ सेम था। उसके बाद भी उनको 33 मिला था आउट ऑफ 35 एंड मेरे को मिला था 30 आउट ऑफ 35। एंड फिर जब मैंने मैम को मतलब कॉल वगैरह करा, मैम ने बोला कि मैम मैंने तो क्लासेस अटेंड करी थी, मैंने तो ये करा था। तो मैम ने बोला कि क्लास का परफॉर्मेंस भी एक फैक्टर होता है जो कि आपके कंटिन्यूस असेसमेंट में ऐड होता है, इसीलिए आपको नंबर कम मिले हैं। तो फिर मैंने जो है मेरी और एक क्लासमेट से बात करी इसके रिगार्डिंग कि यार क्या है तेरा मतलब तेरे को कितने नंबर वगैरह दिए हैं मैम ने। तो फिर मुझे पता चलता है कि मैम ने उसको आउट ऑफ 33 दिए एंड वो एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसने मेरे से भी कम क्लासेस अटेंड करी है एंड वो बहुत रेयर क्लासेस जाती थी एंड मैम ने उसको तक 33 दे रखे हैं। वही मैंने जो है क्लासेस स्टार्टिंग में अटेंड नहीं करी थी, बट उसके बाद मैंने रेगुलर बेसिस में क्लासेस अटेंड करी थी और मैम ने मेरे को 30 दे रखा है। तो इस चीज़ से जो है मुझे फील हुआ कि यार मुझे स्टार्टिंग में ही जो है जान लेना चाहिए था और मैम से थोड़ा बहुत बात वगैरह करके अपना जो है मतलब अच्छा ठीक ठाक से रिलेशन बना लेना चाहिए था मैम से। ठीक है, इवन दो मैंने उससे ज़्यादा अटेंड करा क्लास, बट सिंस मैं स्टार्टिंग में नहीं गई हूँ तो मैम को ऐसा लगा मैंने लेटर भी क्लास अटेंड नहीं करी है और इसी वजह से मैम ने मेरे को अटेंडेंस के भी काइंड ऑफ मेरा 47% अटेंडेंस दिया था आउट ऑफ 100, जबकि मैंने कॉल करके मैम को बोला कि मैम मैंने क्लासेस अटेंड करी है। फिर जाके मैम ने जो है मेरा 67 या 70% अटेंडेंस मतलब करेक्ट करा था ऐसा करके। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि भाई मेंटेन करके रखो रिलेशन अपने टीचर के साथ। रेगुलर मत जाओ बट कभी कभार जाओ एंड दिख जाओ टीचर को, बस इतना ही बोलूँगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका असाइनमेंट एंड टेस्ट। अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं भी अटेंड कर पा रहे हो डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो भी आपको मेक श्योर करना है कि आप असाइनमेंट एंड टेस्ट जो है टाइम टू टाइम देते रहो, क्योंकि असाइनमेंट और टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इंटरनल्स के नंबर के लिए। जितना जल्दी हो सके असाइनमेंट और टेस्ट जो है एनी हाउ जो आपको कंप्लीट करना ही करना है। अब मैं अगर टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट के टाइम पे जो है नॉर्मल टेस्ट वगैरह होते हैं जैसे क्लासेस में होते रहते हैं, बट अगर आपके मिड सेम एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो फिर आपका टेस्ट नहीं होता, फिर वो मिड सेम एग्जाम से आपके इंटरनल्स के नंबर आ जाते हैं। एंड असाइनमेंट में अगर मैं बोलूँ तो असाइनमेंट में आपको जो है बहुत सारे पेजेस लिखने की जरूरत है, तो आपको जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस के असाइनमेंट बनाने हैं। क्योंकि हुआ क्या था, फर्स्ट सेम में हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऐसा असाइनमेंट था एंड वो काइंड ऑफ 12 मार्क्स का था एंड वहाँ पे जो है मैंने और मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे हमने जो 15 पेज मैक्सिमम असाइनमेंट बनाया था, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ कंटेंट था ही नहीं। बट वही मैंने जब दूसरे क्लास के बच्चों का असाइनमेंट देखा तो किसी ने 35 पेजेस बना रखे, किसी ने 40 पेजेस बना रखे। इवन तो हमारा कंटेंट जो था प्रिसाइज था बट सही था, बट उनका कंटेंट जो है क्वांटिटी वाइज जो था वो ज्यादा था, मतलब उनके पेजेस ज्यादा थे, टीचर ज्यादा चेक कर रही थी उनको ज्यादा। मतलब अगर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि भाई इस बच्चे ने 35 पेजेस लिखा है इस बच्चे ने सिर्फ 15 पेजेस लिखे हैं, तो मैं ज्यादा नंबर किसको दूं? ऑब्वियसली 35 पेज वाले। टेस्ट में मैं एक और पॉइंट ऐड कर एंड टेस्ट में ही मैं एक और पॉइंट ऐड
एंड टेस्ट में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जो भी आपका फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं आपके टीचर्स, आपको ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप फर्स्ट टेस्ट दे दो, क्योंकि ऐसा होता है कि टीचर जो है मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, एक से ज़्यादा 2 बार 3 बार हो गया, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं दे पाते उस पर्टिकुलर डेट पे जब डिसाइड होता है कि आपको टेस्ट देना है, कुछ रीज़न की वजह से, हेल्थ या कुछ और भी रीज़न हो सकता है। इसीलिए तो आप ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा कि आप जो है फर्स्ट टेस्ट दे दो, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में सिलेबस भी कम आता है और टीचर कंपेरेटिवली नेक्स्ट टेस्ट के कंपेयर में जो है आपको ईजी क्वेश्चन देते हैं, आपका ज़्यादा चांसेस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको फर्स्ट टेस्ट में कंपेयर टू जो आपके नेक्स्ट टेस्ट आने वाले होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिगार्डिंग अटेंडेंस। अगर मैं अटेंडेंस की बात करूँ तो अगर आप कोई भी ऐसा एडिशनल कोर्स नहीं कर रहे हो प्रोफेशनल, जैसे CA CSC में वगैरह वगैरह, तो मैं आपको ये बोलूँगी, एंड आपके लिए कन्वीनियंट भी है कि आप रेगुलर कॉलेज आ सको, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि भाई रेगुलर कॉलेज आओ, क्योंकि रेगुलर कॉलेज आने का बेनिफिट ये होता है कि आपको अटेंडेंस के मार्क्स मिल जाते हैं, जो कि आपका CGPA या फिर SGPA जो है 0.5 से इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मैंने कॉलेज अटेंड नहीं करा है एंड मेरा अटेंडेंस में 1-2 नंबर आया है, तो फिर मेरा अगर मेरे 8 CGPA आई है तो मेरा 8 CGPA ही रहेगा, जो कि मेरे इंटरनल्स एंड थ्योरी एग्जाम के बेसिस में आए हैं। वही अगर कोई मेरी फ्रेंड है जिससे रेगुलर कॉलेज अटेंड करा है एंड उसका अटेंडेंस के नंबर मिले हैं, तो फिर उसको जो है 0.5 जो है अटेंडेंस का वो मिल जाएगा। जैसे कि मेरा अगर 8 है एंड उसका भी अगर इंटरनल्स एंड थ्योरी एग्जाम में 8 आया है बट उसका अटेंडेंस फुल है, तो इसीलिए उसको 8.5 CGPA SGPA मिल जाएगा और मुझे जो है सिर्फ 80 मिलेगा। इसीलिए अगर आप रेगुलर कॉलेज अटेंड कर सकते हो, आपके लिए कन्वीनियंट है एंड आपको अगर ज्यादा नंबर चाहिए कंपेयर टू अदर्स, तो मैं बोलूंगी कि भाई आप रेगुलर कॉलेज अटेंड करो एंड अटेंडेंस के पूरे नंबर लो। एक और चीज अटेंडेंस के रिगार्डिंग ये है कि आपको इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना है कि जैसे आपका स्कूल में होता था कि अगर आपको मेडिकल इश्यू वगैरह है या फिर आपका कोई हेल्थ खराब है एंड आपको कुछ लंबे टाइम के लिए ब्रेक चाहिए मेडिकल हेल्थ के रीजन की वजह से, तो आप क्या करते थे, मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते थे एंड आपका अटेंडेंस चढ़ जाता था स्कूल। DU के कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है एंड आपके पास उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी है एंड आप अगर सबमिट भी करते हो DU के अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में, फिर भी आपको जो है बस इतना मतलब बेनिफिट वो देंगे कि आपका अटेंडेंस अगर 75% से कम है या फिर बहुत ज़्यादा कम है कि आपको जो है कॉलेज के एग्जाम के लिए अपीयर होना है एंड वो भी आपका फुलफिल नहीं हो पा रहा है क्राइटेरिया अटेंडेंस कॉलेज के एग्जाम के लिए अपीयर होने के लिए, तो फिर आपका जो मेडिकल लग जाता है एंड आपको जो है एग्जाम देने के लिए एलिजिबल कर देते हो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो है अटेंडेंस के मार्क्स भी मिल जाएंगे एंड आपको अटेंडेंस मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मुझे ऐसा लगता था कि कॉलेज जो है सेम जैसा स्कूल में था कि मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया अटेंडेंस आपको मिल जाती थी, तो मैंने भी ये सोचा था। एंड फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे साथ भी कुछ ऐसा, मेरा सर्जरी वगैरह हुआ था, माइनर सर्जरी हुई थी, उसके लिए मुझे 1 मंथ का लीव चाहिए था, तो मैंने वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाया था। बट लेटर ऑन मुझे पता चला कि आपको अटेंडेंस के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको एलिजिबल करवाएगा। अगर आपका अटेंडेंस बहुत ही ज़्यादा लो है कि आप एलिजिबल नहीं हो एग्जाम देने के लिए कॉलेज का, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के बिहाफ में आप एग्जाम दे सकते हो। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको बताया रिगार्डिंग स्टडीज, अटेंडेंस, फ्रेंड सर्कल, सराउंडिंग, रिलेशन विद टीचर्स एंड ऑल। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हो एंड DU का अगर आप पार्ट हो, तो आपके लिए जो 3 साल का ग्रेजुएशन का जो टाइम है या फिर 4 साल अगर आप एक्सटेंड करते हो 1 साल, तो ये चीज़ जो है आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फन, एक्साइटमेंट एंड इंजॉयबल होगी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट थिंग यही होती है कि हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, हर दिन कोई ना कोई इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं, डिपार्टमेंटल फेस्ट, कोई ना कोई कुछ हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी सोसाइटीज़ है यहाँ पे जो कि आपका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली जो चीज़ है वो करती है कहीं ना कहीं। इवन तो आप इंट्रोवर्ट भी क्यों ना हो, फिर भी आप ट्राई करते हो कि लोगों को देख के यार आप खुद भी मोटिवेट होते हो, यार ये करिए तो मैं क्यों, एंड आपका एक बेटर वर्जन आपको बनाने में ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्प करती है। मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो मैं एक CA एस्पिरेंट हूँ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जब सोसाइटीज़ वगैरह के ऑडिशन चल रहे थे, इंटरव्यूज चल रहे थे, तो मैंने उतना ज़्यादा पार्ट नहीं लिया, नहीं पार्टिसिपेट करा एक्टिवली होके, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सोसाइटीज़ के भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आपको अटेंड करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं पर्सनली इतना ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं कर पाऊंगी कि मैं CA का भी करूँ, मैं कॉलेज का भी करूँ, उसके बाद असाइनमेंट वगैरह सारी चीज़ें मैं उतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं किसी भी सोसाइटी का पार्ट नहीं बनी। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है एंड आपको चाहिए कि यार नहीं मुझे सोसाइटी में जाना है, डांसिंग में जाना है, डिबेट वगैरह, बहुत सारी सोसाइटीज़ है, लाइक मेरे खुद के कॉलेज में 20+ सोसाइटीज़ है जितना मुझे पता, बाकी और भी होंगी, मुझे उतना आइडिया नहीं है। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस तो आपका बहुत ही अच्छा होगा, दिल्ली है भाई, क्यों नहीं, घूमोगे फिरोगे, दोस्त के साथ मस्त एंजॉय करोगे। इस वीडियो का ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन बोलूँ तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर आप इन फ्यूचर दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाहते हो, तो आपको बहुत अप्स एंड डाउन जो है फेस करना पड़ेगा। आपके साथ बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस होंगे ही होंगे। एंड सबसे अच्छी बात मुझे DU की यही लगती है कि आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, आपको न्यू एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो नहीं, और बहुत सारी चीज़ें आप समझते भी हो कि आप इस जगह गलत हो गए थे या फिर आपने ये डिसीजन सही नहीं लिया था या फिर आपको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें
आप धीरे धीरे अपने आप सीख जाते हो। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो मुझे लगी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो थी ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग रिजल्ट। ठीक है, जो आप स्पेशली थ्योरी एग्जाम देते हो उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आपने कितने पेजेस लिखे या फिर जितना भी आपने पेपर कराया उसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं, किस बेसिस में मार्क्स मिले हैं। क्योंकि कोई कहता है कि अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस लिखोगे एग्जाम में, जैसे कि आपने 3-4 पी शीट्स ली, आपने बहुत सारे पेजेस भरे, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। वही अगर आपने कम पेजेस भरे हैं, इवन तो आपका कंटेंट भी सही है, तो भी नहीं मिलेगा। मतलब डिफरेंट जो है ऐसा थ्योरीज वगैरह दे रखी है सबने अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में। एंड रिवैल्यूएशन में भी उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो इट्स अ लाइक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच मेरी इतनी देर तक बकबक सुनने के लिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए कहीं ना कहीं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।